नमस्कार दोस्तों एवं मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों को वर्ण से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करेंगे। 2-3 दिन मैं आप लोगों के सामने उपस्थित नहीं हुआ। इसका कारण यह था कि हम छठ पर्व में व्यस्त थे। अपनी व्यस्तता के कारण मैं आप लोगों के सामने उपस्थित नहीं हुआ। अब मैं आप लोगों को प्रतिदिन अनवरत रूप से व्याकरण एवं साहित्य की संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो आज का विषय है मेरे बच्चों एवं मेरे दोस्तों, आज का विषय है वर्ण। वर्ण क्या है? वर्ण कितने होते हैं? वर्ण की क्या क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वर्ण ध्वनि शब्दों का आधारशिला है। ध्वनि जो आवाज हम निकालते हैं ना, ध्वनि कहलाती है। तो ध्वनि शब्दों का आधारशिला है। मुंह से निकलने वाली प्रत्येक ध्वनि वर्ण कहलाती है। इस ध्वनियों को लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वर्ण को ध्वनि चिन्ह भी कहते हैं। ध्वनि चिन्ह किसको कहते हैं? वर्ण को। शब्दों का आधारशिला कौन है? ध्वनि है। दो प्रश्न उठ गए। हम लोग लिखित रूप में जिस अक्षर का प्रयोग करते हैं वर्ण कहलाती है। वर्ण और अक्षर में कोई असमानता नहीं है, दोनों समान होते हैं। इसलिए आप लोग कभी भी अपने मन में इस भाव को मत रखिएगा कि वर्ण और अक्षर में अंतर है। अब हम आप लोगों को वर्ण की सबसे सरल और सहज परिभाषा आज बताने का प्रयास करेंगे, जिसे आप लोगों को स्मरण रखने में बहुत आसानी होगी। तो वर्ण की सरल परिभाषा है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, पहली परिभाषा। दूसरी परिभाषा है, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड ना हो। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड ना हो। जैसे अ, ई, व, च, क आदि। मैं एक उदाहरण आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। एक ऐसा उदाहरण है जो हमारे जीवन की आधारशिला है। उसके बिना हमारे जीवन संभव नहीं है। आप लोगों को तो पता चल गया होगा। वह है क्या चीज? वह है पानी। पानी के बिना हम जी नहीं सकते। हवा के बिना हम जी नहीं सकते। भोजन के बिना हम जी नहीं सकते। ये हमारी तीन मूलभूत आवश्यकताएं हैं हमारे जीवन को सही सलामत रखने के लिए। तो मैं आपको पानी से उदाहरण बता रहा हूं, वर्ण को समझा रहा हूं। पानी। अब इस पानी को हम लोग वर्ण विच्छेद करेंगे। तो प हलंत, घ अ, घन न हलंत, घन बरी पानी। अब आप लोग सोचिए कि प हलंत को क्या हम खंडित कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इससे छोटी इकाई नहीं होती। इसलिए अब हम प हलंत को खंडित नहीं कर सकते, इसलिए यह वर्ण कहलाती है। तो मेरे विचार से आप लोगों को वर्ण की परिभाषा में कहीं भी किसी भी तरह की शंका की आवश्यकता नहीं होगी और शायद आपको याद भी हो गया होगा। अब हम चले, कोई आपसे प्रश्न करे कि हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? याद रखिएगा,
हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 52 है। 52 को इंग्लिश में 52 कहते हैं। लेकिन हमें इंग्लिश के साथ साथ हिंदी की भी जानकारी रखना नितांत आवश्यक है। तब तो हम अपनी हिंदी को आगे बढ़ा सकते हैं। अब बात रह गई कि सर 52 कैसे है, हमें बताइए। तो मैं आपको सरल और सहज रूप में इसको बता रहा हूं, आप लोग एकदम आसानी से समझ जाइएगा। वर्ण के 2 भेद होते हैं, ये तो आपको पता है। आगे हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वर्ण के भेद से ही संबंधित है। अभी हम इस पर विस्तृत चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन अब बात आ गई है कि कुल वर्णों की संख्या जो 52 है, तो हम उसे कैसे सिद्ध कर सकते हैं, इसके लिए हमें बताना नितांत आवश्यक हो गया है। तो हिंदी में मुख्यतः 2 वर्ण हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। अब रह गई व्यंजन। व्यंजन स्वर के ही भेद होते हैं, व्यंजन के ही भेद होते हैं। तो यहां पर हम स्वर के भेद के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, यहां हम व्यंजन वर्ण के भेद के बारे में चर्चा करेंगे। तो व्यंजन के भी 3 भेद बताया गया है। पहला जो मेरा है वह है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है। कोई पूछ दिया कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, तो स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है। कौन कौन है भाई? तो इसको हम लोग 5 शब्द के रूप में 25 वर्ण को याद रख सकते हैं। पहला है कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और 5वां है पवर्ग। बस यही 5 नाम को याद रखेंगे, आप 25 स्पर्श व्यंजन को स्वतः याद कर लेंगे। कवर्ग में कितने होते हैं? क, ख, ग, घ और 5 हो गए कवर्ग में, 5 हो गए चवर्ग में, 5 हो गए टवर्ग में, 5 हो गए पवर्ग में। कितने हुए? 25। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 हो गई। तो 25 और 11 कितने हुए? 36 हुए। अभी भी हमें 16 वर्ण चाहिए। तो कौन कौन है? तो वर्ण की जो दूसरे भेद है जिसको हम लोग ऊष्म व्यंजन कहते हैं, जिसकी संख्या 4 होते हैं। तालव्य श, मूर्धन्य ष, दंत स और ह। और तीसरी जो व्यंजन का भेद है उसे हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या नाम है उसका? संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन कितने हैं? संयुक्त व्यंजन भी 4 हैं। छ, त्र, ज्ञ और स्र। संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4। कौन कौन है भाई? छ, त्र, ज्ञ और स्र। अब चौथा जो व्यंजन के भेद है जिसको हम लोग अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्या नाम उसका है? अंतस्थ व्यंजन। उनकी संख्या भी 4 है। वो कौन कौन है? य, र, ल, व। अब कितने हो गए? अब आपको 48 हो गए। कुल वर्णों की संख्या 48 हो गई। अभी भी 4 कम है। तो अपने दिमाग पर प्रेशर दीजिए, वो 4 है कौन? वह भी 4 हैं। थोड़ा धीरज तो रखिए। वो 4 आते हैं आयोगवाह में। आयोगवाह में 2 हैं, अनुस्वार और विसर्ग। अब क्या बच गए? 2।
दो जो आपके व्यंजन हैं वे द्विगुण व्यंजन कहते हैं, या उसी का दूसरा नाम है उच्छिप्त व्यंजन। क्या नाम है? द्विगुण व्यंजन या उच्छिप्त व्यंजन। कौन कौन है? वह र और र और र और ढ, लोग ढ ही बोलते हैं और र ही बोलते हैं। तो दो और र, दो आपके उच्छिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन हो गए। अब आपका प्रश्न का उत्तर मिल गया कि कुल वर्णों की संख्या 52 होते हैं। अब इससे संबंधित, वर्ण से संबंधित जितने भी प्रश्न होते हैं आप जवाब दे सकते हैं उसका। वर्ण की और भी विस्तृत जानकारी हम प्रस्तुत करेंगे वर्ण के भेद में। अब हम आगे बढ़ते हैं। इससे कितने प्रश्न उठ रहे हैं? पहला प्रश्न है, वर्ण क्या है? हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? इसके साथ साथ हम यह भी समझे कि कौन कौन से वर्ण हैं, किस किस वर्ग में आते हैं, किस किस रूप में वो जाने जाते हैं, इसके बारे में भी हम लोगों ने अध्ययन किया। अब हम आगे आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि जिस प्रकार विभिन्न मोतियों से मिलकर एक माला बनती है, एक मोती से एक माला नहीं बनते, इस बात को याद रखिए। ठीक उसी तरह से विभिन्न वर्ण मिलकर वर्णमाला का निर्माण करते हैं। तो अब एक परिभाषा होगी, वर्णमाला किसे कहते हैं, इसे भी जाना अत्यंत आवश्यक है। तो इसकी परिभाषा, सरल परिभाषा है, वर्णों के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। परिभाषा क्या होगी? वर्णों के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। मेरे दोस्तों, यहां दो शब्द पर ध्यान देना अति आवश्यक है। कौन सा शब्द है? क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित। लोग जल्दबाजी में क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। आपका कहना सही है, लेकिन हमें इसकी उपयुक्त परिभाषा की तरफ जाना चाहिए कि इसकी उपयुक्त परिभाषा क्या है। सिर्फ वर्णों के समूह को तो नहीं कह सकते भाई। जैसे एक उदाहरण है, हमें कलम लिखना है, क ल म, कलम लिखनी है। अब हम क्या लिख रहे हैं भाई? क म और ल, कमल लिखे। तो क्या ये जो कमल है, जहां मैंने वर्णों का क्रमबद्ध तालमेल नहीं बिठाया, तो क्या कलम लिखाया? वो कलम नहीं हुआ। क्या हो गया? कमल। एक वर्ण को यदि हम उसके जगह से परिवर्तित कर देते हैं तो उसका उच्चारण और उसका अर्थ बदल जाता है। आप सोचिए तो जरा, क ल म, मैंने क्या किया? म को पहले कर दिया, ल को बाद में कर दिया। परिणाम क्या हुआ? कलम का अर्थ ही उल्टा हो गया, कमल हो गया। तो कलम का दूसरा प्रयोग होता है और कमल का दूसरा प्रयोग होता है। दोनों के प्रयोग में अंतर हो गए क्योंकि दोनों के अर्थ में अंतर हो गया। इसलिए यहां रखा गया क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित समूह। ऐसा समूह नहीं जो सुव्यवस्थित ना हो। व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। मेरे समझ से आप लोग आज समझ गए होंगे वर्ण क्या है, कितने वर्ण होते हैं और वर्णमाला क्या होते हैं। और हम यह आशा रखते हैं कि आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अब हम पूरी तत्परता के साथ वर्ण से संबंधित जितने प्रश्न होंगे उसका विस्तृत चर्चा करेंगे।
वर्ण के भेद से लेकर वर्ण विन्यास तक की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके खुद देखिए और दूसरों को शेयर कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।